बच्चों, कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम अपने पाठ्यक्रम का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, जिसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। खोज किसने की थी, कोशिका की संरचना किस तरह होती है। आज हम एक छोटा सा लेक्चर देंगे, इसका पूरा रिवीजन कर लिया जाए जो अभी तक हमने इस अध्याय में पढ़ा है। तो क्या क्या आपने सीखा है इसके बारे में चर्चा कर ली जाए। पहली चीज़, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। सभी सजीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, मतलब उनकी ऐसी इकाई जिसमें जीवित होने का गुण पाया जाता है। सबसे छोटी इकाई किसी भी जीव की वह सबसे छोटी इकाई जिसमें जीवित जीव का गुण पाया जाता है वह कोशिका होती है। तो हम इसीलिए कोशिका को किसी भी सजीव की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और एक विशेषता इसमें क्या होती है, यह वर्णात्मक या चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे कोशिका के भीतर जाने देती है और जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है उसे कोशिका के भीतर नहीं जाने देती है। या लिपिड तथा प्रोटीन से बनी हुई प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद हमने देखा कि कोशिका झिल्ली कोशिका का वह सक्रिय भाग है या पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करता है। इसके बारे में हमने भी चर्चा की कि जिस चीज़ की आवश्यकता कोशिका को होती है उसी को वह कोशिका के भीतर जाने देता है या बाहर जाने देता है। अन्य पदार्थों को वह कोशिका में आने जाने नहीं देता है। तो पदार्थों की जो गति है कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से उसको नियमित करने का काम यह प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में। और यह कोशिका भित्ति पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है। चूँकि मजबूत होती है, इसी के कारण इसमें जीवद्रव्य कुंचन जब होता है तो वह अपना आकार फिर भी बनाए रखती हैं। और यह जो कोशिका भित्ति होती है यह एक पदार्थ से बनी होती है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति जो है वह फंजाई तथा बैक्टीरिया को जब हम अल्पराशरणदाबी घोल में डाल देते हैं तो उन्हें बिना फटे जीवित रहने में सहायता करती है, यही कोशिका भित्ति। तो अल्पराशरणीय दाब में फंजाई और बैक्टीरिया की कोशिका नष्ट क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनके कोशिका की झिल्ली के बाहर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि उन्हें नष्ट होने से बचाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह जगह जगह छिद्रित रहता है जिससे कि यह कोशिका द्रव्य से जुड़ा हुआ रहता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। पूरी कोशिका को चलाने का जो काम है वह केंद्रक के द्वारा किया जाता है कि कोशिका के भीतर क्या होना है क्या नहीं होना है। एक तरह से कह सकते हैं कि इसे हम कोशिका का दिमाग मानते हैं। सारा निर्देश यह केंद्रक ही होता है जो कि कोशिकाओं को प्रदान करता है। उसके बाद हमने पढ़ा ER अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। दो तरह के ER हमने पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को RER कहा गया, दूसरे को SER कहा गया। RER क्या कार्य करता है उस पर दो तरह का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को RER कहते हैं दूसरे को SER कहते हैं। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए रफ होती है कि उसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं और वह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर राइबोसोम नहीं चिपके हुए होते हैं, इसलिए वह चिकनी दिखाई देती है। राइबोसोम चिपके होने के कारण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और वसा और प्रोटीन दोनों के निर्माण का कार्य करती है। तो यह निर्माणात्मक कार्य जो प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, वह सारा निर्माण कार्य
इन्हीं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और इसी के द्वारा यह आगे बढ़ते हैं और वहाँ पहुँचते हैं गाल्जी उपकरण में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निर्माण होता है वसा और प्रोटीन का, सारे हार्मोन, सारे एंजाइम प्रोटीन और वसा के बने हुए होते हैं और साथ ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण भी प्रोटीन से होता है। तो सारा ये प्रोटीन जो बनता है कहाँ बनता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भीतर। वह किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा। और यह भेज दिया जाता है गाल्जी उपकरण में, जहाँ भी प्रोटीन की आवश्यकता है, वसा की आवश्यकता है, यह गाल्जी उपकरण उन चीज़ों को पैक कर देता है और पुटिया के रूप में बांध करके यह पदार्थों का संचय भी करता है, रूपांतरण भी करता है और पैकेजिंग का भी कार्य करता है गाल्जी उपकरण। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण कोशिकांग है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में कुछ झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं जिनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, उसमें जैसे प्लास्टिड होता है यह पाया जाता है। और यह जो प्लास्टिड होते हैं यह हम पढ़े इसमें कि दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट जो कि रंगीन प्लास्टिड होते हैं, दूसरे को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। रंगीन प्लास्टिड जो हरे रंग के होते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। वह पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने में सहायता करते हैं। वहीं जो दूसरे रंग के प्लास्टिड होते हैं उन्हें क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है और वह पौधों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। यह परिवर्तित होकर क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट में भी परिवर्तित हो सकते हैं और यह पादप के भीतर भोजन संचय का कार्य करते हैं। और एक विशेषता है इनका कि यह प्लास्टिड के भीतर अपना राइबोसोम और डीएनए भी पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक कार्य संचय करना है। अधिकांश जो पादप कोशिकाएं होती हैं, जंतु कोशिकाओं में तो नहीं लेकिन जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उनमें बड़ी बड़ी केंद्र में रसधानियाँ होती हैं जो कि 50 से 90% क्षेत्रफल को कोशिका के घेरे रहती हैं। यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखने में सहायता करती हैं और साथ ही जो अपशिष्ट और संचयी पदार्थ होते हैं वह इसी रसधानी में संचित रहते हैं या रसधानी इनका संचय करने का कार्य करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। उसमें जो क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में इन्हीं झिल्ली युक्त अंगकों का अंतर पाया जाता है। जीवधारियों में कायिक वृद्धि होत कोशिकाएं विभाजित होती हैं और यह कोशिका विभाजन दो तरह का होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन वहाँ होता है जहाँ पे वृद्धि होनी होती है, शरीर जो वृद्धि करता है। क्योंकि इसमें जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे हम मातृ कोशिका कहते हैं और जब वह समसूत्री विभाजन होता है उस मातृ कोशिका में तो दो उसी के बराबर गुणसूत्र वाली कोशिकाएं हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो होता है यह केवल लैंगिक कोशिकाओं में होता है और इसमें जब मातृ कोशिका विभाजित होती है तो हमें 4 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन उनमें गुणसूत्रों की जो मात्रा होती है वह मातृ कोशिका की आधी रह जाती है, जो कि युग्मक के रूप में यह कोशिकाएं जो है वह कार्य करती हैं। तो यह था हमारा इसका रिवीजन पूरे पाठ का। यह पाठ इसी के साथ जो है अध्याय पूरा हुआ। अब हम इसका टेस्ट लेंगे और उसके बाद फिर अगला अध्याय हम शुरू करेंगे। तो इस अध्याय से संबंधित, आज के लेक्चर से संबंधित आपको कहीं भी कोई चीज़ है ऐसी मिलती है जो समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको हमसे ज़रूर क्लियर कर लें, क्योंकि यह अध्याय समाप्त हो जाने के बाद फिर दोबारा इस पर बात करना शायद समय ना मिले। लेकिन कोशिश करें कि इस अध्याय को बार बार दोहरा लें और फिर भी कोई चीज़ आपको संदेहास्पद लगती है, समझ में नहीं आती है तो उसको हमसे ज़रूर पूछ लें। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले अध्याय के अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। शुभकामनाएं।